उसने सू वू का मजाक उड़ाया। कितना मजेदार है, पहले राजकुमारी को प्रेम पत्र, फिर अपने ही भाई को ब्लैकमेल करना। लू जी ने बीच में कहा, हाँ मैंने भाई तांग शियाओ को भी सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। चेन लैंग ने व्यंग्य किया, 20 पाउंड चावल के लिए 20 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, हाँ हाँ क्या बेवकूफ है। तांग शियाओ ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या, ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे चावल खाए हों। तभी एक नौकरानी आई और तांग शियाओ को बुलाया, राजकुमारी तुम्हारी उपस्थिति चाहती है। लू जी ने चिंतित होकर कहा, हम बर्बाद हो गए, भाई तांग शियाओ मुसीबत में रहे। तांग शियाओ भी बेचैन होकर पूछा, मिस शियाओरू, क्या राजकुमारी मुझे चावल की वजह से बुला रही है? शियाओरू ने बस इतना ही कहा, वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। निजी कमरे में प्रवेश करते हुए शियाओरू ने आदरपूर्वक घोषणा की, राजकुमारी मैं तांग शियाओ को लाया हूं। राजकुमारी तांग जियून ने मुड़कर पूछा, मैंने सुना है कि आप ही हैं जिन्होंने दलिया में इस्तेमाल होने वाले चावल के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई थी। तांग जियाओ ने हाथ जोड़कर ईमानदारी से उत्तर दिया, हाँ मैंने यह सब एक भाई की मदद के लिए किया था। मैंने अपनी जेब से बाकी रकम चुकाई, मैंने किसी भी तरह का गबन नहीं किया। तांग जियून ने आगे पूछा, तुम्हारा भाई वह कौन है? उसने जवाब दिया, हाँ वह राजकुमार के महल में नौकर हुआ करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही चला गया। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम सू वू की बात कर रहे हो? तांग शियाओ ने आश्चर्य से जवाब दिया, हाँ क्या राजकुमारी को अब भी उसकी याद है? क्या हो सकता है कि तुम्हें अब भी उस प्रेम पत्र से कोई शिकायत हो? तांग जियून ने पूछताछ जारी रखी, क्या तुम्हें इस चावल की उत्पत्ति पता है? उसने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन सू वू एक नेक इंसान है, चावल में कोई खराबी नहीं है। मुड़ी और बोली, ठीक है तुम जा सकते हो, कल तुम मेरे साथ बाजार जाकर उसे ढूंढना। तांग शियाओ हैरान तो हुआ, लेकिन आगे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हिम्मत जुटाकर तांग शियाओ ने राजकुमारी से विनती की, सू वू को उसकी पिछली गलती की वजह से हवेली से निकाल दिया गया है। राजकुमारी मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसे इस बार माफ कर दीजिए और एक मौका दीजिए, वह बस थोड़ा शरारती है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया, तुम एक वफादार और नेक इंसान हो, निश्चिंत रहो, मैं उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती। इसके अलावा तुम्हें प्रधान सेवक के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब से नौकरों से जुड़े सभी मामले तुम्हारे अधीन रहेंगे। वापस आते हुए तांग शियाओ ने सोचा, मुझे पदोन्नति क्यों मिली, क्या इससे सू वू को और परेशानी नहीं होगी? इस बीच अपने निजी कक्ष में तांग जियून सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। यह सू वू एक जिज्ञासु व्यक्ति है। अपनी मेज पर रखे प्रेम पत्र को देखते हुए उसने सोचा, न सिर्फ उसकी लिखावट ही सुंदर है, बल्कि उसमें चावल भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने राजकुमार का महल छोड़ दिया। फेंग क्यू हुआंग, मैंने ऐसी कविता पहले कभी नहीं सुनी, सचमुच अद्भुत, लेकिन कुछ किरदार इतने अजीब तरीके से क्यों लिखे गए हैं, फिर भी सुपाठ्य, मानो दो अलग अलग लोगों ने लिखे हो। इतना दिलचस्प इंसान, अफसोस है कि वह तो बस एक तुच्छ सेवक है। एड्स, मैं क्या सोच रहा हूँ, उस समय महान राजा पर्वत पर बूढ़ा झाओ किसी को डांट रहा था, जियाओ जियाओ, तुमने चुपके से वो साधना गोलियां जो मैंने तुम्हें दी थी सू वू को दे दी। जियाओ जियाओ खिलखिलाकर हंसा, उफ गुरु ने मुझे पकड़ लिया। सू वू भागो, बूढ़े झाओ ने आग्रह किया, जल्दी से यहाँ आओ और अपनी गोली शोधन तकनीक का अभ्यास करो। जियाओ जियाओ ने मोल भाव किया, गुरु मुझे थोड़ी देर और माओ क्यू के साथ खेलने दो। सू वू ने मनोरम दृश्य को निहारते हुए संतुष्टि की लहर महसूस की। राजसी पहाड़ों से घिरे अभी अभी एक बॉडी टेम्परिंग पिल खाकर उसने सोचा, कभी कभार इस तरह की राहत इतनी बुरी नहीं होती। सिस्टम का नोटिफिकेशन बज उठा, बॉडी टेम्परिंग पिल अवशोषित हो गई, शरीर में एक वृद्धि हुई। जाओ जाओ और बूढ़े जाओ को विदा करते हुए सू वू पहाड़ से नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ। म्यू जाओ शाओ ने उसे जल्दी लौटने का आग्रह किया और वादा किया कि वह उसके लिए अपने गुरु द्वारा दी गई बॉडी टेम्परिंग पिल में से एक बचाकर रखेगी। दूर से बूढ़े जाओ की गूंजती आवाज गूंजी, बदबूदार याथो लड़की, ये तुम्हारी साधना के लिए है। सू वू बाजार की असामान्य चहल पहल देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, मूर्ख श्याओ श्याओ, बूढ़ी जाओ साफ तौर पर उसे चिढ़ा रही है। उसके पास इतनी सारी बॉडी टेम्परिंग गोलियां कैसे हो सकती हैं? अचानक हवा में एक चीख गूंजी, आओ सब आओ, राजकुमारी और बाई परिवार की जवान मालकिन में झगड़ा हो रहा है। सू वू ने भीड़ की निगाहों का पीछा किया। उसे हैरानी हुई जब उसकी निगाहें उसकी अपनी दुकान की ओर थी। इतने सारे लोगों के साथ उसने सोचा, जरूर कुछ हुआ होगा। इस बीच बाई शियाओया और राजकुमारी तांग जियून दोनों एक ही विचार में उलझी हुई थी।
सूवू कहाँ है? वे 2 घंटे से वहां खड़े थे, चारों ओर दर्शकों से घिरे हुए। उत्सुक भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। बाई श्याओया को देखकर राजकुमारी उसके पास आई। बहन बाई, उसने पूछा, आज आप यहाँ क्यों आई हैं? बाई श्याओया ने अपना ही सवाल दागा। और महाराज, आप यहाँ क्यों आई हैं? राजकुमारी हंस पड़ी। मैं यहाँ हमारे राजकुमार की जागीर के सूवू के लिए आई हूँ। बिल्कुल, वह बदमाश कुछ दिन पहले मेरी इजाजत के बिना भाग गया था। बाई श्याओया हंसी। लेकिन मैंने सुना है कि सूवू को राजकुमार की जागीर से निकाल दिया गया है। मन ही मन उसने सोचा, राजकुमार की जागीर से सूवू के संबंध की वजह से तुम उसके चावल पर एकाधिकार करना चाहती हो। ऐसा नहीं होने वाला। उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने तुम्हें एक प्रेम पत्र लिखा था। राजकुमार की संपत्ति सचमुच अंधी है। राजकुमारी भड़क उठी। अच्छे की तारीफ करो लेकिन बुरे का जिक्र मत करो। शरीर पर मारो लेकिन चेहरे पर नहीं। क्या तुम्हें यह नहीं पता? उसने गुस्से से सोचा। एक दूसरे को घूरते हुए दोनों ने पूछा, क्यों आएगा? बाई श्याओलोंग और तांग श्याओ मुंह फेर कर चले गए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। एक आदमी बाई श्याओया के पास आया। मिस बाई, क्या इत्तेफाक है? मैं काफी समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूं। देखिए। भीड़ वू चांगोंग की ओर उमड़ पड़ी। वह एक उत्कृष्ट बाह्य मार्शल कलाकार है, लगभग अर्धसैनिक योद्धा। क्या विलक्षण प्रतिभा है! इतना युवा और अभी से लगभग अर्धसैनिक योद्धा। दूसरी ओर से एक सुसंस्कृत विद्वान आया। नमस्कार मिस बाई, उसने झुककर कहा। लियू सियुआन आपकी सेवा में। मुझे विश्वास है कि आप कुशल मंगल होंगी। युवतियों का एक समूह बेहोश हो गया। यह लियू सियुआन है, लियांग चेंग की सबसे प्रतिभाशाली विद्वान। दोनों पुरुषों ने बाई श्याओया को घेर लिया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगे। मिस बाई, आज आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम किसका इंतजार कर रही हो? राजकुमारी मन ही मन भड़क उठी। ये मर्द हमेशा उस औरत के पीछे भागते रहते हैं। क्या मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ या मेरा रुतबा उन्हें डराता है? तांग श्याओ ने फुसफुसाकर याद दिलाया, महाराज अपनी अभिव्यक्ति पर ध्यान दे। तभी सूवू उन दोनों प्रशंसकों और बाई श्याओया को घेरे हुए भीड़ से बाहर आया। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। माफ कीजिए, माफ कीजिए। वू चांगोंग ने सूवू की ओर इशारा करते हुए गरजा, अरे तुम यही रुको। क्या तुम्हें पता है तुम तहा हो? सूवू ने थोड़ी आशंका के साथ जवाब दिया, यह मेरी दुकान है। कोई समस्या है क्या? तांग श्याओ ने सूवू को आवाज दी। तभी सूवू ने तांग श्याओ को देखा, राजकुमारी जियून और बाई श्याओलोंग। उसने अंदाजा लगाया कि वे और खास चावल खरीदने आए हैं। वू चांगोंग ने आश्चर्य से यह दृश्य देखा। तो राजकुमारी और बाई श्याओया इस चावल वाले के लिए यहाँ है। उसने सोचा, यह तो बिल्कुल सही है। मैं इसके सारे चावल खरीद लूंगा और श्याओया को दे दूंगा। क्या ही शानदार चाल है। सीना फुलाते हुए उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारे सारे चावल ले लूंगा। सच कहूं तो आज मैं ये पूरी दुकान ले लूंगा। सूवू मन ही मन भौचक्का हो गया। इस आदमी का चेहरा घूंसे मारने लायक है। मैं इसे एक भी दाना नहीं बेचना चाहता। एक विचार कौन था, मैं बस कीमत बढ़ा दूंगा और इसे डरा दूंगा। ठीक है, सूवू ने जोर से कहा, ये 40 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे। वू चांगकोंग ने स्तब्ध होकर पलकें झपकाई। सूवू ने आगे कहा, प्रति पाउंड 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। 20 पाउंड में 40 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होते हैं। वू चांगकोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 40 मध्यम दर्जे के स्पिरिट स्टोन? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये कोई चावल की दुकान है या कोई हाईवे डकैती? सूवू मुस्कुराया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बड़े आदमी बनने की कोशिश मत करो। औरतों के सामने दिखावा कर रहे हो, है ना? ये तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। वू चांगकोंग का गुस्सा फूट पड़ा। बाई श्याओया ने घृणा से होठ सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, कितना नीच। अपमान ने वू चांगकोंग के गाल जला दिए, जिससे वह अवाक रह गया। भीड़ के किनारे से हान दापिंग घबरा गया। उसे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं कैसे निकल पाऊंगा? वह चिल्लाया, सूवू जल्दबाजी मत करो। वू चांगकोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पूरे लियांग चेंग में, पूरे डोंगजो प्रांत में कोई भी वू चांगकोंग से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता, और इन युवतियों के सामने मुझे अपमानित करने की। उसके हाथों के इर्द गिर्द एक झिलमिलाती आभा फैल गई, जिससे हवा में उन्माद छा गया। जब तक मैं तुम्हें जान से न मार दूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। देखने वालों की सांसें थम गईं। शब्दों की लड़ाई, ये लड़ाई तेजी से बढ़ रही थी। बाई श्याओया का दिल चिंता से धड़कने लगा। वू चांगकोंग एक शीर्षस्थ बाहरी मार्शल आर्टिस्ट था, जो अपनी शारीरिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध परिवार से था। राजकुमारी जियून को भी सूवू की चिंता हुई। वह अभी बाह्य साधना के प्रथम चरण में ही था। उसके पास एक भी युद्ध कौशल नहीं था। वू चांगकोंग के सामने वह पूरी तरह से पराजित था। अपरिहार्य को देखते हुए
हान दापिंग भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए चिल्लाया, रुको। वू चांगकोंग ने अपने परिवार की विशिष्ट चाल माउंटेन क्रशिंग फिस्ट का प्रयोग किया। सुवू ने अपनी सहन शक्ति का कौशल सक्रिय किया। वू चांगकोंग ने उपहास किया, तुम्हें लगता है कि यह तुच्छ चाल मेरे आधे चरण वाले मार्शल मास्टर स्तर के माउंटेन क्रशिंग फिस्ट का सामना कर सकती है? कितनी नादानी है। लेकिन उसका उपहास तुरंत सदमे में बदल गया। सुवू की ताकत, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, उसकी मुट्ठियों का सामना एक अदम्य बल से कर रही थी, उसे पीछे धकेल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था, ऊर्जा का कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन नहीं हो रहा था, फिर भी उसके हमले का प्रतिकार हो रहा था। वह पीछे की ओर उछल पड़ा, उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल रही थी। वू चांगकोंग मुंह के बल जमीन पर गिरा। बाई शाओलोंग और हान दापिंग दौड़कर सुवू के पास पहुंचे। दर्शक उत्साह से झूम उठे। सुवू बहुत ताकतवर है, किसी ने कहा। क्या तुम बाई शाओलोंग को वह चांद सिखा सकते हो? हान दापिंग ने सुवू की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन अंदर ही अंदर वह थरथरा रहा था। यह कैसे हो सकता है? वू चांगकोंग एक शीर्षस्थ बाहरी मार्शल आर्टिस्ट, एक अर्धस्तरीय मार्शल मास्टर है, अपनी असली ताकत छिपाने के आरोपों और सवालों से घिरे हुए। सुवू ने आह भरी, उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। सच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वू चांगकोंग, जो अभी भी जिंदा था, ने ऊपर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो तेरे पास कुछ तरकीबें हैं साले। कोई आश्चर्य नहीं कि तू इतना घमंडी है। उसने मन ही मन सोचा, मैं उस आखिरी चाल को तोड़ तो नहीं सका, लेकिन उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अजीब बात है, ये तो संयोग ही रहा होगा, उसने सोचा। ऐसा बेकार युद्ध कौशल तो हो ही नहीं सकता। हालांकि बाहर से उसने आत्मविश्वास का दिखावा किया। मैंने तुम्हें कम आंका था, उसने कहा। इस बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। सुवू और बाकी लोग उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। अरे अरे, उनमें से एक ने कहा, शांत हो जाओ, ऐसी दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है। हान दापिंग आगे बढ़ा। युवा गुरु वू, उसने कहा, मेरा युवा मित्र यहाँ नया है और यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं समझता। मैं उसकी ओर से क्षमा चाहता हूँ, कृपया मेरी खातिर इसे जाने दे। हान दापिंग की बातें सुनकर वू चांगकोंग मुड़ा और धीमी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, हान दापिंग, तुम जो कह रहे हो उस पर ध्यान से सोचो। हमारे दोनों दादा 10वीं मंजिल तक पहुंच गए थे, लेकिन मैं शिखर पर हूं। ये मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम स्पिरिट हर्ब हॉल का प्रबंधन करते हो, मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। लियू सियावान आगे बढ़ा। चलो भाई, उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हान दापिंग ने कुछ दिन पहले स्पिरिट हर्ब हॉल के एकांत प्रिय संत कीमियागर मास्टर यिन को नाराज कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, तो स्पिरिट हर्ब हॉल ने उसे पदावनत कर दिया। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि आज उसके साथ कोई सेवक नहीं है? ये सुनकर सुवू हान दापिंग की ओर मुड़ा। तुम्हें पदावनत कर दिया गया? उसने पूछा। हान दापिंग हक्का बक्का और गुस्से से समझ नहीं पा रहा था कि यह खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई। वू चांगकोंग भड़क उठा। एक तुच्छ चावल विक्रेता और एक पदावनत प्रबंधक, वह दहाड़ा। क्या तुम मुझे वू चांगकोंग आसान शिकार समझते हो? जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, परिवार का पहाड़ कुचलने वाला मुक्का, 10 स्तर की शक्ति। आसपास की भीड़ दहल गई। सुवू बचो, वे चिल्लाए। वू चांगकोंग अपनी मुट्ठी से भयंकर आभा बिखेरते हुए सुवू की ओर झपटा। मर जाओ, वह चिल्लाया। लेकिन सुवू ने बस अपना हाथ उठाया और हरी रोशनी की एक चमक ने वू चांगकोंग को अविश्वास में पीछे की ओर उड़ा दिया। वू चांगकोंग की सहज हार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। सुवू ने वू चांगकोंग की ओर देखा। अब भी लड़ना चाहते हो? उसने पूछा। ये बुनियादी कौशल ताई ची जैसा क्यों लगता है? उसने सोचा। वू चांगकोंग ने अपना मुंह पोंछा। जब मैं सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा, तब तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा, उसने थूका। सुवू ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिका ली। उसके चेहरे पर ऊब का भाव था। उसने अनजाने में एक ऐसे मूर्ख को चुनौती दे दी थी जिसका दादा सिर्फ पहली मंजिल पर था। क्या उपद्रवी है? बाई शाओलोंग सुवू की ओर बुढ़ा। सुवू, वो परिवार के सभी लोग क्रूर और क्रूर है, उनकी परवाह मत करो, बस अपना चावल बेचो, उसने सलाह दी। बाई शाओलोंग की बातों से सुवू को याद आया कि उसने 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत आधा जिन बता दी थी। खैर, यही बात माननी चाहिए। अपने चावल के डिब्बे की तरफ देखते हुए उसने कहा, 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत आधा जिन, वाजिब दाम, कोई धोखा नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा। कल स्पेशल ऑफर था, आज तो सामान्य दाम है। भीड़ बुदबुदा रही थी, सोच रही थी कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। 2 मध्यम दर्जे के स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा थे। क्या यह आदमी पागल है? किसी ने बुदबुदाया। लियू सियावान चेहरे पर मुस्कान लिए वू चांगकोंग के पास गया। युवा गुरु वू, उसने कहा, वह तो बस चावल बेचने वाला है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वू चांगकोंग भड़क उठा। मुझे उकसाना बंद करो,
उसने झल्ला कर कहा, तुम हमेशा दूसरों के पीछे छिपते हो। अगर तुम इतने काबिल हो तो खुद उससे क्यों नहीं लड़ते? सू वू को घूरते हुए उसने दांत पीस लिए। बदला तो ठंडा ही सबसे अच्छा लगता है, उसने फुसफिसाते हुए कहा। यह सुनकर लियू सियावान भी हंस पड़ा और उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, तुम खुद कोई सज्जन आदमी तो हो नहीं। देखते हैं बाद में इस बच्चे से कैसे निपटते हो। हान दापेंग चेहरे पर गुस्से के भाव लिए सू वू की ओर बढ़ा। पैसों की थैली पकड़े हुए उसने कहा, युवा गुरु सू, अब और बेचने की जरूरत नहीं है, मैं सब खरीद लूंगा। ये रहे 10 जिन चावल के बदले 40 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, है ना? उसने मन ही मन सोचा, लगता है बूढ़े जाओ ने सब कुछ खरीद लिया है ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। अचानक बाई श्योलोंग दौड़कर आया और 50 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकालकर बाकी बचे सारे चावल खरीदने का इरादा रखता हुआ। सू परेशान लग रहा था। तुमने कल 10 जिन खरीदे थे, उसने कहा, क्या तुमने सब खत्म कर दिया है? दूर से राजकुमारी तांग जियून ने चावल के बदले 60 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पेश किए। उसी समय बाई श्योया ने बोलना शुरू किया, युवा स्वामी सू, दरअसल यह देखकर राजकुमारी तांग जियून जोर से हंस पड़ी। तुम्हारे बाई परिवार ने कल 10 जिन खरीदे थे, उसने कहा, और तुम आज फिर से सब खरीदना चाहते हो? सारी अच्छी चीजें अपने लिए जमा कर रहे हो। हालांकि तुम व्यापारी हो, लेकिन इतना अतिरिक्त लालच अच्छा नहीं लगता। तांग जियो ने मन ही मन सोचा, मिस बाई जहां भी होती है, राजकुमारी हमेशा थोड़ी परेशान सी दिखती है। यह सुनकर बाई श्योया ने पलटकर जवाब दिया, तो क्या महाराज के पास कोई बेहतर सुझाव है? क्या यह प्रथा नहीं है कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ही जीतता है? राजकुमारी ने पीछे न हटते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा। हमारे राजकुमार के महल में भी पैसों की कमी नहीं है। देखते हैं कौन पहले पलक झपकता है। बाई श्योया ने आवाज लगाई, तो मैं 70 रुपए देती हूँ। राजकुमारी ने तुरंत बोली बढ़ाकर 80 कर दी। बीच में फंसी तांग श्योयो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, शिष्टाचार देवियों, शिष्टता, दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। एक चिल्ला रहा था 90 एक, दूसरा 100, फिर 150 और फिर 200 तक पहुंच गया। यह देखकर सुवू खड़ा हो गया और बीच में बोला, बहस बंद करो। उसने कहा, आज मैं सिर्फ दलिया बेच रहा हूं। इसके साथ ही सभी के लिए सुगंधित दलिया के कटोरे लाए गए। सभी ने स्वादिष्ट स्वाद की प्रशंसा करते हुए खाया। लियू सियुआन ने कहा, इस कीमत पर क्या कोई इसे नियमित रूप से खा सकता है? यह तो हैरान करने वाला है। यह सुनकर सुवू की आंखें चमक उठी। 20 तांबे के सिक्कों में एक कटोरी दलिया या 10 खटिया स्पिरिट स्टोन, उसने घोषणा की। छोटे या बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दलिया चाहिए तो स्पिरिट स्टोन थैली में डाल दो। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए उसने सोचा, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज दाम बढ़ाना ही होगा। चूंकि सब लोग पहले से ही खरीद रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अचानक सब एक साथ बोल पड़े, दलिया कितना स्वादिष्ट था। वू चांगकोंग भी हैरान था। उसने सोचा, इस उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण क्या मैं पहले ही मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूं? सिर्फ एक कटोरी दलिया और मैं आगे बढ़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह जिंदगी बदल देने वाला है बच्चे, उसने कहा। बस एक कटोरी तुम्हारा दलिया और मैं आगे बढ़ गया। जल्द ही अपना बदला ले लूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लियू सियुआन ने उसे लात मारी, जिससे वह उड़ गया। बदला लो मेरे पैर। वू चांगकोंग, जिसके सिर पर अब लियू सियुआन की वजह से एक बड़ा सा उभार आ गया था, गुस्से से दौड़ा। लियू सियुआन, वह चिल्लाया, यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने तुम्हारी बहन को अपनी तीसरी रखैल बना लिया, मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। लियू सियुआन ठिठक गया। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। भाई, वह फुसफुसाया, ऐसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? वू चांगकोंग अभी भी गुस्से में गरजा, अपना स्पष्टीकरण दो। तुमने मुझे क्यों मारा? लियू सियुआन ने वू चांगकोंग का गला पकड़ लिया। अपना सिर लड़ाई के बादलों से बाहर निकालो। वह गुर्राया, बाह्य मार्शल आर्ट के 10वें स्तर के शिखर पर, और तुमने कितने खजाने खा लिए हैं? अभी तक तोड़े नहीं, है ना? वू चांगकोंग को अचानक याद आया। ठीक है, वह बुदबुदाया। यह देखकर कि आखिरकार वह उस तक पहुंच ही गया है, लियू सियुआन ने जोर देकर कहा, एक कटोरी दलिया ने तुम्हें लेवल ऊपर कर दिया? उसने इशारा किया। वू चांगकोंग अभी भी लियू सियुआन की बात समझ नहीं पाया था। उसने पूछा, हाँ तो क्या? लियू सियुआन झुककर वू चांगकोंग को अपनी योजना फुसफुसाते हुए बोला, समझ में नहीं आ रहा? वह फुसफुसाया, यह चावल खेती में सफलता दिलाता है। यह एक खजाना है। वू चांगकोंग ने पलकें झपकाई। तो? लियू सियुआन ने आगे कहा, वही पुरानी योजना। मैं रणनीति बनाऊंगा, तुम उसे अंजाम दोगे। हम चावल, उस आदमी, सब कुछ छीन लेंगे। अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद लियू सियुआन तिरस्कार से भरी आवाज में सू वू की ओर बढ़ा। तुम्हारे जैसे किसी अनजान को इतना दुर्लभ चावल कहां से मिला? उसने पूछा।
इसकी उत्पत्ति संदिग्ध है, शायद चोरी का माल। और भी उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम राजकुमार के महल से बर्खास्त नौकर हो। सू वू इस झूठे आरोप से चिढ़ गया। अरे बिना सबूत के मेरी बदनामी मत करो, सू वू के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ल्यू सिवान ने जोर देकर कहा। तुम किस संदिग्ध लेन देन में शामिल हो, उसने पूछा, और हेड स्टीवर्ड हान पदावनत होने के बाद भी तुम्हारी रक्षा क्यों कर रहे हैं? तुमने जरूर मार्शल संत डैन यिन को नाराज किया होगा। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? एक मार्शल संत इस कूड़ेदान में खुद को अलग थलग नहीं रखेंगे। इसकी एक ही वजह है, तुमने हान दापिंग के साथ मिलकर आत्मा औषधालय से यह कीमती चावल चुराने की साजिश रची थी। ल्यू सिवान की बातों से प्रभावित होकर आसपास की भीड़ आपस में बुदबुदाई। वह सही कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है। युवा मास्टर ल्यू वाकई राजधानी के सबसे विद्वान है। यह चावल जरूर आत्मा औषधि विक्रेता से चुराया गया होगा। हान दापिंग ने इसे खुद चुराया होगा। ल्यू सिवान ने मौके का फायदा उठाया। इन्हें पकड़ो, उसने आदेश दिया। आत्मा औषधि विशेषज्ञ हमें जरूर इनाम देंगे। भीड़ आगे बढ़ी। एक उन्मादी भीड़ सू वू को पकड़ने पर आमादा थी। हान दापिंग के मन में विचार कौंधने लगे। ल्यू सिवान सचमुच कपटी है, भीड़ को इस तरह भड़का रहा है। यह तो बहुत बुरा है। मुझे युवा मास्टर सू की रक्षा करनी है। उसने सू वू के हाथ पकड़ लिए और ताकत के साथ उसे शहर की दीवार की ओर फेंक दिया। मुझे माफ कर दो, युवा स्वामी सू, वह चिल्लाया जब सूवू हवा में उड़ रहा था। भीड़ एक कदम भी धीमी थी। सूवू सुरक्षित पहुंच गया। नीचे अफरा तफरी मची हुई थी। लियू और वू परिवारों के सामने चोरी करने की हिम्मत कौन कर सकता था? यह चावल मेरे है, इसे मत चुराना। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम नीच बदमाशो, मैं तुम्हें बेसुध कर दूंगा। इस बीच सूवू छत पर जोर से गिरा। उसके शरीर में दर्द का एक जोरदार झटका लगा। पहाड़ कुचलने वाली मुक्का। युद्ध की पुकार ने उसे फिर से सचेत कर दिया। नीचे हान दापेंग को वू चांगकोंग ने बेरहमी से मार गिराया था। अपनी सुविधाजनक जगह से सुवू बस असहाय होकर देख रहा था और चिल्ला रहा था, हान दापेंग। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख राजकुमारी तांग जियुन ने तुरंत तांग जियाओ को आदेश दिया, मेरे नाम पर सेना यहां भेजो। यह अराजकता है। कुछ ही क्षणों बाद सैनिक घटनास्थल पर उमड़ पड़े और एक स्वर में चिल्लाने लगे, रुको। भीड़ में भय व्याप्त हो गया। लड़ाई बंद करो, सैनिक आ गए हैं। सुवू के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। लियू सिवान, वू चांगकोंग, तुम कमीनों, मैं इसे याद रखूंगा। धिक्कार है, मैं सिर्फ एक प्रथम स्तरीय मार्शल शिष्य क्यों हूं? मुझे शक्ति चाहिए। अस्त व्यस्त शहर को पीछे छोड़ते हुए सुवू हान दापेंग को अपने जंगल के शांत घर में वापस ले गया, जिसे उसने महान राजा पर्वत कहा। हान दापेंग, उसने कहा, शुक्रिया। अगर तुम्हें मेरी रक्षा ना की होती तो वू चांगकोंग तुम्हें घायल नहीं करता। हान दापेंग सिहर उठा। आप बहुत दयालु हैं, युवा गुरु सू। क्या आपने पिछली बार बूढ़े जाओ के सामने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई थी? उसने चिंता से पूछा। लेकिन वू चांगकोंग के मारने के बाद से तुम खून की खांसी कर रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें उभरने के बावजूद हान दापेंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, उसने जोर देकर कहा। मैं 10वें स्तर का मार्शल शिष्य हूं। सर्वोच्च स्तर का नहीं, लेकिन वह मुझे एक वार में नहीं मार सकता। बूढ़े जाओ से मिलते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। सुवू ने उसे सख्ती से देखा। बकवास मत करो, मैं बाद में बूढ़े जाओ से दवा ले आऊंगा। तुम ठीक हो जाओगे, इसे मेरा तुम्हारा कर्ज समझो। हान दापेंग हल्के से मुस्कुराया। हम अच्छे भाई हैं। अचानक पहाड़ के पीछे से एक रोशनी चमकी। बूढ़ा जाओ घूमती हुई धुंध के बीच लेटा हुआ जोर जोर से खांस रहा था। सुवू, जो अभी अभी लौटा था, ने पूछा, क्या हो रहा है? हान दापेंग जड़वत खड़ा रह गया। उसका पिछला दर्द भूल गया। बूढ़े जाओ को जमीन पर पड़ा देखकर वह चिंता से भरी आवाज में उसके पास दौड़ा। बूढ़े जाओ, क्या तुम ठीक हो? सुवू का मुंह खुला का खुला रह गया। हान दापेंग, क्या तुम्हें गंभीर चोट नहीं लगी थी? मैं तुम्हें यहां तक उठाकर लाया हूं। तुम नाटक कर रहे थे। जिंदगी एक रंगमंच है, वह बुदबुदाया, और हम सब बस कलाकार हैं। हान दापेंग, तुम इतने नाटकीय अभिनेता होगे, यह सोचकर ही मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं रोना चाहता हूं। हान दापेंग सुवू की आंतरिक उथल पुथल से बेखबर बूढ़े जाओ पर ध्यान केंद्रित किए रहा। सावधान, धीरे चलो, उसने बूढ़े को उठाते हुए कहा। वह म्यू शियाओ शियाओ की ओर मुड़ा। शियाओ शियाओ, अभी क्या हुआ? छोटी लड़की मुस्कुराई। भाई सुवू, गुरु मुझे कुछ मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। फिर उसने आगे कहा, उसने उस पेड़ को मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बूढ़े जाओ ने साफ तौर पर शर्मिंदा होकर एक कमजोर बहाना बनाया। पता नहीं मुझ पर क्या गुजरी, मुझे शायद सर्दी लग गई होगी। आज मेरा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा।
सूवू ने मन ही मन सोचा, एक मार्शल संत को सर्दी लग गई, तुम किससे मजाक कर रहे हो? जाहिर है यह ग्रेट किंग माउंटेन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था है, तुम यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने जियाओ जियाओ को एक छोटी बोतल देते हुए कहा, यह रही आज के लिए तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग पिल, इसे खुद ही रिफाइन कर लो। मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूं। जैसे ही बूढ़ा जाओ जाने के लिए मुड़ा, जियाओ शियाओ ने तुरंत सूवू को गोली दे दी। भाई सूवू, तुम इसे ले सकते हो, गुरु ने मुझे एक और गोली दी थी। सूवू मुस्कुराया, शुक्रिया जाओ शियाओ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बूढ़ा जाओ ये बातचीत सुनकर पानी का घूंट पी गया, ये सोचकर कि क्या इस भटके हुए शिष्य की आदतें संक्रामक है। पास ही खड़े हान दापेंग ने अपनी चमकती आंखों से कहा, बॉडी टेम्परिंग पिल्स अशुद्धियां दूर करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। सूवू ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मुंह में डाल ली। हम हमेशा की तरह कुरकुरी नहीं है, उसने सोचा, क्या इसकी एक्सपायरी हो गई है? सिस्टम का एक नोटिफिकेशन चमक उठा, फिजिक +1। सूवू की बात सुनकर बूढ़ा जाओ भड़क उठा, एक्सपायर हो गई? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करोगे कि मैं जो गोलियां रिफाइन करता हूं उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है? थूक दो, ये बॉडी टेम्परिंग की गोली है। हान दापेंग ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाओ बूढ़े जाओ। सूवू बूढ़े जाओ की ओर मुड़ा, इतना गुस्सा क्यों? ये तो बस एक गोली है, क्या मैं इसके स्वाद पर भी टिप्पणी नहीं कर सकता? लो माओ क्यों, उसने अगली गोली अपने कुत्ते की तरफ उछालते हुए कहा, तुम इसे आजमाओ। सब लोग हक्के बक्के रह गए। हान दापेंग की सांस रुक गई। उसने कुत्ते को खिला दी, उसने कुत्ते को बॉडी टेम्परिंग की गोली खिला दी। बूढ़ा जाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, वह घूमा और गुस्से में चला गया। कितनी बर्बादी, बदकिस्मत लुटेरों का झुंड, तुम मेरी जान ले लोगे। हान दापेंग घबराकर उसे जाते हुए देखता रहा। अभी क्या हुआ? बॉडी टेम्परिंग की गोली एक कुत्ते को खिला दी, कितनी फिजूल खर्ची। रुको बूढ़े जाओ, रुको। वह बूढ़े जाओ के पीछे दौड़ा और घुटनों के बल गिर पड़ा। बूढ़े जाओ, उसने विनती की, मैं सच्चे दिल से आपका सेवक बनना चाहता हूँ। बूढ़ा जाओ मुड़ा और कहा, अगर तुम महान राजा पर्वत पर रहना चाहते हो तो मैं खुद एक मुफ्तखोर हूं। अगर तुम किसी गुरु को चाहते हो तो तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो। गुरु वहां है, हान दापेंग ने घबराकर सोचा। गुरु? बूढ़े जाओ से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई महान राजा पर्वत पर रहता है? सूवू मुस्कुराया, हान दापेंग है ना? अभी तक खून की खांसी आ रही है? सोचा था कि बूढ़े जाओ के साथ सत्ता का कोई शॉर्टकट मिल गया है ना? हान दापेंग को जब एहसास हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। लगता है मैंने एक और गलती कर दी है। हान दापेंग लड़खड़ाते हुए चला गया, उसकी आत्मा कुचल गई। महान राजा पर्वत का स्वामी सूवू था, जो प्रथम स्तरीय बाह्य मार्शल कलाकार था, वही सूवू जो प्रथम स्तरीय मार्शल शिष्य भी था। हान दापेंग निराश होकर चला गया। उसकी शक्ति के सपने सूवू की विनम्र उपस्थिति के सामने चकनाचूर हो गए। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। युवा मास्टर सू, वह दहाड़ा। इस चीख से जियाई जियाओ और सूवू दोनों चौंक गए। हान दापेंग ने अपनी गरिमा का सारा दिखावा त्याग कर सूवू के पैर पकड़ लिए। मैं महान राजा पर्वत में शामिल होना चाहता हूं, उसने विनती की। युवा गुरु सू, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज से मैं अपना जीवन महान राजा पर्वत को समर्पित करता हूं। सूवू अचंभित होकर चिल्लाया, रुको, छोड़ो छोड़ो, सोचने दो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। हालांकि हान दापेंग ने उसे 2 बार बचाया था, फिर भी वो उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था। अगर उसने उन्हें धोखा दिया तो क्या होगा? ठीक है, मैं सिस्टम की मदद से उसकी जांच करूंगा। सिस्टम इंटरफेस सामने आया, जिसमें हान दापेंग की जानकारी प्रदर्शित हो रही थी। सूवू डिस्प्ले को घूर रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और वो सोच रहा था, इसमें झिझकने की क्या बात है, मैं तो यहाँ का विशेषज्ञ हूँ। जानकारी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। हे भगवान, यह आदमी तो अब एक पहरेदार कुत्ता बन चुका है। उसने जोर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है? बस आदेश दे दीजिए साहब, हान दापेंग ने जवाब दिया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अंदर ही अंदर उसके विचार बिल्कुल अलग थे। छिपी हुई मार्शल सेंट गोलियां, कोई मूर्ख ही शामिल नहीं होना चाहेगा। बस मुझे वो 2 गोलियां दे दो और मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिर तुम्हें 1 महीने की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा, सूवू ने घोषणा की। अगर तुम पास हो गए तो तुम दाखिल हो जाओगे। हान दापेंग की आवाज में झूठे संकल्प का भाव था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अच्छा, सूवू ने उसे काम सौंपते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। तुम्हारा पहला काम खेत जोतना है। हान दापेंग का चेहरा उतर गया। हल जोतना, खेत जोतना? मैं 10वें दर्जे का मार्शल शिष्य हूं, स्पिरिट हर्ब हॉल का मुख्य प्रबंधक। सूवू का स्वर दृढ़ था। जैसा मैं करता हूं वैसा ही करो, ध्यान से देखो। जैसे ही सूवू उसके पीछे आया, हान दापेंग ने धीरे से बुदबुदाया, हल चलाने में ऐसी क्या खास बात है कि मुझे सीखने की जरूरत है? सूवू ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उसने बिना किसी प्रयास के कुदाल को जोर से उठाया, फिर उसने उसे एक हल्के से झटके से नीचे गिरा दिया, जिससे जमीन सनोतल हो गई।
हवा में एक धमाके की आवाज गूंजी और टक्कर से धूल और मिट्टी का एक गुबार उठा। हान दापेंग को अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर कर दिया। वह हक्का बक्का रह गया। एक ही झटके में सू वू ने एक छोटे से खेत जितनी लंबी खाई बना दी थी। सरल है ना? सू वू ने कहा। अपने पैरों की गति और अपने कोर की गति पर ध्यान दो। बल को समान रूप से वितरित करें। समझे? उसने हल चलाने के लिए एक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। हान दापेंग ने अविश्वास से सोचा। सू वू ने निर्देश जारी रखे। अब तुम अभ्यास करो। मुझे उम्मीद है कि रात होने तक यह पूरा खेत जोत दिया जाएगा। यह कहकर सू वू पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हान दापेंग को देखते हुए उसे सुधारते हुए बोला, तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए। अपनी पीठ को और मोड़ो। क्या ये सब वाकई जरूरी है? हान दापेंग मन ही मन सोच रहा था। इस बीच सू वू अपनी क्षमताओं पर विचार कर रहा था। अभी हल चलाते हुए मुझे इतना मजबूत क्यों महसूस हो रहा था? क्या मेरा स्तर ऊपर गया? उसने मन ही मन व्यवस्था पर सवाल उठाया। सिस्टम ने बताया कि हाल ही में मेजबान की वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक बनावट पर केंद्रित रही है। इसलिए आपकी शक्ति एक सामान्य प्रथम स्तरीय मार्शल शिष्य से कहीं अधिक है। एक बार जब आपका शरीर अपने चरम पर पहुंच जाता है तो आपका स्तर स्वतः ही बढ़ जाएगा। मेजबान की उन्नति मुख्यतः सिस्टम डेटा पर आधारित होती है और पारंपरिक साधना सीमाओं का पालन नहीं करती। पारंपरिक सीमाओं का पालन नहीं करता? सू वू ने सोचा, तो मैं अब उनके मानकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप ही व्यवस्था है। आप ही सर्वोच्च अधिकारी है। लेकिन मैं अभी भी जल्दी से लेवल बढ़ाना चाहता हूं और मजबूत बनना चाहता हूं। वह हान दापेंग की ओर मुड़ा और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। जल्दी करो, आलसी मत बनो। सू वू की आवाज सुनते ही हान दापेंग उछल पड़ा। हाँ, अभी अभी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सू वू ने हान दापेंग के सामने एक और चुनौती रखने का फैसला किया। हान दापेंग, उसने कहा, घर भरा हुआ है। तुम्हें आज रात बाहर सोना होगा। हान दापेंग के पास ठंड से बचने के लिए छत के नीचे सिकुड़कर सोने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह तो घोर बदमाशी है। मैं 10वें दर्जे का मार्शल शिष्य हूँ, स्पिरिट हर्ब हॉल का मुख्य प्रबंधक, और मैं यहाँ खेत जोतने और बाहर सोने के लिए फंसा हूँ। यह सब उन गोलियों की बदौलत है। यहाँ तक कि कुत्ते को भी अंदर सोने की इजाजत है। यह बेहद अपमानजनक है। अगली सुबह सब लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। हान दापेंग ने बड़े चाव से खाया और एक और कटोरा लेने की कोशिश की, लेकिन सू वू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अहम, महान राजा पर्वत पर एक नियम है, हर भोजन में सिर्फ एक कटोरी दलिया। जियाओ जियाओ ने बीच में कहा, बिल्कुल सही। देखिए गुरु, और मेरे पास भी सिर्फ एक ही कटोरी है। हान दापेंग का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। ओह, मैं समझ गया। अच्छा, तो मेरा पेट भर गया। मन ही मन वह गुस्से से भर गया। ये कैसा बेतुका नियम है? मुझे तो और दलिया भी नहीं खाने देंगे। अचानक कोई आया और सू वू का नाम पुकारने लगा, जिससे वह और जियो जियो दोनों चौंक गए। बाई श्याओलुंग और बाई श्याओया की आकृतियां धीरे धीरे नजर आने लगी। हान दापेंग हैरान रह गया। बाई श्याओलुंग यहाँ क्या कर रही है? श्याओलुंग ने सू वू के पास आते ही उसकी ओर हाथ हिलाया। तुम यहाँ हो? हान दापेंग, तुम भी यहाँ हो? मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, तो तुम यहाँ भाग गए। सबने उलझन भरी नजरों से देखा। जियाओ जियाओ ने उत्सुकता से सू वू की तरफ देखा। क्या तुम उन्हें जानते हो? सू वू ने भौहें चढ़ाई और झुंझलाहट से बाई श्याओलुंग की ओर मुड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि महान राजा पर्वत कहाँ है? मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। बाई श्याओलुंग हंसा। मैंने तुम्हें और हान दापेंग को उस दिन इस बारे में बात करते हुए सुना था। मुझे हर तरफ से आवाजें सुनाई दे रही हैं। बता रहे, बहुत प्रभावशाली है ना? सू वू घूमकर हान दापेंग को घूरने लगा। क्या ये मेरी वो गलती है? ये बहुत नाइंसाफी है, श्याओया बोला। मैंने अपने भाई से कहा था कि वह मुझे आपसे मिलने यहाँ लाए, युवा गुरु सू। अगर हमने आपको परेशान किया है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। महान राजा पर्वत के आध्यात्मिक चावल के संबंध में बाई परिवार एक व्यावसायिक साझेदारी पर चर्चा करना चाहता है। सू वू ने सोचते हुए रुककर कहा, आध्यात्मिक चावल बेचने के लिए साझेदारी? उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले चावल की बिक्री वाली घटना के बाद मुझे लगता है कि अब आपके लिए पहाड़ से नीचे जाकर चावल बेचना असुविधाजनक होगा। बाई श्याओलुंग उनके पास खड़ा था, जम्हाई ले रहा था और अपने मनोरंजन के लिए इधर उधर देख रहा था। जियाओया ने अपना प्रस्ताव जोर देकर रखा। बाई परिवार चावल के व्यापार में माहिर है। हम हान दापेंग ने बर्तन धोकर जियाओया से कहा, शायद मुझे जंगली जानवरों का शिकार करने जाना चाहिए। यहाँ से काम खत्म होते ही मैं निकल जाऊंगा। सू वू ने बाई श्याओया को बैठने का इशारा किया। ये जगह काफी वीरान है। मुझे लगता है कि मेरे पास आपको आतिथ्य के नाम पर
कुछ खास नहीं है, कृपया सुविधाओं की कमी के लिए क्षमा करें। बाई श्याओया ने जवाब दिया, आप बहुत दयालु है युवा गुरु सु। बाई श्याओलोंग पीछे से बड़बड़ाया, कितना असभ्य, आपको कम से कम हमारे मेहमानों को चाय तो पिलानी चाहिए। सु वू ने अपना ध्यान वापस श्याओया की ओर मोड़ा। आध्यात्मिक चावल बेचने की इस साझेदारी के बारे में उसने शुरू किया। महान राजा पर्वत के चावल के बारे में आप कितना जानते हैं? बाई श्याओया को थोड़ी आशंका हुई। वह अभी अभी इसके बारे में पूछ रहा है। क्या वह मेरे इरादों को भांपने की कोशिश कर रहा है? ये मेरे विचार से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अपने व्यापक ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने आध्यात्मिक चावल के बारे में उसके सभी सवालों का सहजता से जवाब दिया। उसकी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बताया और बताया कि आधा पाउंड चावल एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर कैसे होता है। आपने पहले आधा पाउंड चावल 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले बेचा था। युवा गुरु सु, वह वास्तव में काफी अच्छा सौदा था। आत्मिक पत्थरों में अशुद्धियां होती हैं और उन्हें अवशोषित होने और परिष्कृत होने में समय लगता है। आध्यात्मिक ऊर्जा रूपांतरण दर केवल लगभग 60% है, लेकिन इस आध्यात्मिक चावल की रूपांतरण दर 100% है और इसे ग्रहण करने के लिए किसी साधना समय की आवश्यकता नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल शिष्यों के लिए चावल से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने से सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाती है, जिससे सफलताएं अधिक प्रभावी हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 10 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों को आधा पाउंड में बेचना ज्यादा महंगा नहीं है। बाई श्याओया और सु वू ने साझेदारी के बारे में अपनी बातचीत जारी रखी। उसने सुझाव दिया, तो चावल की कीमत के बारे में मैं आधा पाउंड में 9 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सुझाती हूँ। उसने जवाब दिया, ये बहुत ज्यादा है, मैंने इसे पहले सिर्फ 2 मध्यम श्रेणी के स्टोन में बेचा था। बाई श्याओया ने समझाया, यह आध्यात्मिक चावल है, साधारण चावल नहीं। बाई श्याओलोंग बाहर खड़ा था, उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। ये बहुत नीरस है, मेरी बहन फिर से अपनी व्यापारिक बातचीत में लगी हुई है। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे ज्याओ ज्याओ बैठी थी। अरे, अभी कुछ देर पहले ही वह छोटी बच्ची माओ क्यू के साथ खेल रही थी। माओ क्यू ने अपना दाहिना पंजा आगे बढ़ाया। बाई श्याओलोंग ने कहा, नमस्ते। श्याओ श्याओ ने अनायास ही अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। शर्माते हुए उसने अजीब तरह से अपना परिचय दिया, मैं बाई श्याओलोंग हूँ, राजधानी शहर के बाई परिवार का बाई श्याओलोंग। श्याओ श्याओ ने विनम्रता से जवाब दिया, ओह, मैं म्यू श्याओ श्याओ हूँ, ग्रेट किंग माउंटेन का म्यू श्याओ श्याओ। वह माओ क्यू के पास बैठ गया और पूछा, क्या ये तुम्हारा पालतू है? ये बहुत प्यारा है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये ग्रेट किंग माउंटेन से आया हमारा कुत्ता है, इसका नाम माओ क्यू है। बाई श्याओलोंग के मन में एक विचार कौंधा, किसी लड़की से मेरी पहली बातचीत में उसकी रुचियों को समझना काफी कारगर साबित हुआ। हम घर पर ऐसे बहुत से कुत्ते पालते हैं, घर और आंगन की रखवाली के लिए ये बुरे नहीं होते। बोलते हुए उसने माओ क्यू को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे कुत्ता सावधानी से अपने दांत दिखाने लगा। कुछ सेकंड बाद वह उछल पड़ा और गुर्राने लगा, उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगे। चौंक कर युवा मास्टर बाई पीछे की ओर गिर पड़े और ज्याओ ज्याओ के ऊपर गिर पड़े। उनका चेहरा किसी बेहद मुलायम चीज से टकराया। ये इतनी मुलायम कैसे हो सकती है? ज्याओ ज्याओ के हाथ कांपने लगे। माओ क्यू वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, उनके चेहरे लाल हो गए। बाई श्याओलोंग इतना घबरा गया था कि बोल ही नहीं पा रहा था। श्याओ श्याओ गुस्से से चिल्लाया, अरे बदमाश, माओ क्यू, काटो इसे। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसने उसे लात मारकर पीछे घास पर फेंक दिया। माओ क्यू को देखकर बाई श्याओलोंग पसीने से तरबतर हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं बस यह पूछना चाहता था कि छोटी श्याओ ठीक तो है, उसने मुझ पर कुत्ते को क्यों छोड़ दिया? बाई श्याओया और सु वू ने अपनी साझेदारी का समझौता तय कर लिया। युवा गुरु सु, आप बहुत सीधे हैं। ये रहा एक बैंगनी स्पिरिट स्टोन, जिसकी कीमत 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। आप इसे किसी भी मुद्रा विनिमय पर बदल सकते हैं।